ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और बीकॉम प्रोग्रामिंग के फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर का ये टॉपिक है। जैसे कि आपको मालूम है कि ओबीई ओपन बुक एग्जाम्स में पहला एग्जाम ही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का होने वाला है। तो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक करने चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिकल करना चाहिए और क्या क्या थ्योरी में आता है वो हमें समझना है। मेरा नाम विक्रांत है और वीटी की ऑनलाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट की एक एक टॉपिक से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मटेरियल्स। देखिए, मैं आपको मेन चीजें ही बता पाऊंगा। आप लोग अपनी बुक्स या फिर 10 ईयर या फिर जो चैंपियन आपके पास होगी उसको खोल के ये फॉर्मूले उसमें से लिख सकते हैं आराम से। मैं आपको वो बता रहा हूं कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है। तो मटेरियल्स की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या आता है। देखो, प्रैक्टिकल में इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो स्टॉक लेवल है। स्टॉक लेवल्स निकालने को आ जाते हैं। स्टॉक लेवल में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड ईओक्यू, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। एक क्विक रिवीजन में मैं आपको ईओक्यू का फॉर्मूला बताता हूं। ईओक्यू इज √2 UPS। बेसिकली ये स्टॉक निकालने का आता है कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। इसमें यू डिनोट करता है एनुअल यूजेज, एनुअल यूजेज ऑफ मटेरियल। पी डिनोट करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एस डिनोट करता है स्टोरेज कॉस्ट। देखो, एस या इसकी जगह सी भी लिखा आ सकता है। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, पी का मतलब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी होता है या फिर उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले आप वहां से देख सकते हैं। बी पार्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपसे लीफो लास्ट एंड फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ये चार मेथड में आपका मेनली प्रैक्टिकल होता है। तो इसके आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले लिख के रख लेने हैं। ओपन बुक एग्जाम है तो आप फॉर्मूले पहले ही एक पेज पे लिख के रख लें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक एक क्वेश्चन आप ट्राई करके रख लें कि किस तरह से होना चाहिए। देखो, एग्जाम होते हैं नहीं होते हो बाद की बात है। आपको अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए, लिख के इसके फॉर्मेट्स बना के रख लेने चाहिए। थ्योरी में इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो। जैसे वो मैक्सिमम मिनिमम लेवल की थ्योरी पूछ सकता है, ईओक्यू की थ्योरी आ सकती है। तो थ्योरी में आपने 3-4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं उसके, प्लस फॉर्मूला याद कर लेना है और फॉर्मूले को आप एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और कई बार इन्वेंट्री वैल्यूएशन की भी थ्योरी आ सकती है कि क्या क्या मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। तो उसमें लीफो, फीफो, इन मेथड्स के ऊपर भी, मतलब मेथड तो 10-12 होते हैं, तो आप सारे नाम लिख सकते हो कि ये मेथड होते हैं। और एक दो मेथड जो आप प्रैक्टिकली कर चुके हो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दिखा सकते हो, एक एग्जांपल लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे लेबर के बारे में कि लेबर भी एक टॉपिक है, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा लेबर। देखो, लेबर में मैं कहूंगा लेबर कॉस्टिंग में थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पे ध्यान दो। जैसे लेबर का टर्नओवर, टर्नओवर के कॉजेज आ सकते हैं कि क्यों लेबर जो है टर्नओवर, दैट मींस कुछ लोग काम छोड़ के जाते हैं और नए लेबर को लाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। इसके कॉजेज आ सकते हैं जो एबनॉर्मल या नॉर्मल कॉजेज भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल कॉजेज भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आइडल टाइम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आइडल टाइम के क्या कॉजेज हैं। आइडल टाइम के भी नॉर्मल कॉजेज हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। तो लेबर के ऊपर ये दो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, लेबर टर्नओवर के कॉजेज
और आइडल टाइम का मतलब होता है लेबर जब खाली बैठता है। तो खाली क्यों बैठ सकता है? नॉर्मल रीजंस हो सकते हैं और एबनॉर्मल, जैसे कि मान लो मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया तो उसको खाली बैठना ही पड़ेगा। नॉर्मल रीजन क्या हो सकता है? वेट कर सकता है कि भाई उसका जो सुपरवाइजर है उसको वर्क असाइन करे। इन सब के ऊपर भी छोटी छोटी थ्योरी आप अपने पासपोर्ट चैंपियन या आपकी जो 10 ईयर मिलती है, जो भी आपके पास होती है, उसको यूज करके आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकली इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको इसमें दो चीजें सीखनी है फिर भी, कि अगर आप देखना चाहते हैं तो वो लेबर टर्नओवर रेशियोज होती हैं। तो इसके दो तीन फॉर्मूले हैं, जैसे कि सेपरेशन मेथड है, फ्लक्स मेथड है, इस तरह के कुछ मेथड्स दे रखे हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एक एक दो दो लाइन के आंसर हो सकते हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हो, उन्हीं 10 ईयर में देख सकते हो कि इनके फॉर्मूले क्या। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप इनके फॉर्मूले एक व्हाइट शीट्स पे लिख के पहले से ही रख लें, ताकि जब आपको ओबीई एग्जाम देना है तो इजी हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े कुछ भी। इसके अलावा वेज पेमेंट सिस्टम्स होते हैं। वेज पेमेंट का कुछ रूल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, जैसे रोमन प्लान है, हल्सेस प्लान है। ये प्लान्स को आप देख सकते हो। ये प्लान कोई बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं है, शॉर्ट से फॉर्मूले हैं। इसमें ये बताया जाता है कि अगर स्टैंडर्ड टाइम कितना है और एक्चुअल टाइम वो कितना स्पेंड कर रहा है, उसको बोनस कितना मिलना चाहिए, तो 2 या 3 लाइंस में ये वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और इसका ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। थर्ड पार्ट हम बात करते हैं कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट एक बड़ा टॉपिक है। कॉस्ट शीट के साथ साथ आपको आना चाहिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट में बेसिकली आपको पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट में आपको जैसे प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, और इसका पूरा फॉर्मेट आपको फिर से मैं याद दिलाऊंगा, 10 ईयर में दिया होता है। उस फॉर्मेट को बना कर रख लें, मार्क करके रख लें, आपको काम आएगा। नीचे प्रॉफिट और सेल्स का एक लास्ट आइटम होती है जो निकाली जाती है। मोस्टली प्रॉफिट जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर होती है मोस्टली। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिफरेंस होता है। कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस होता है, इसका हम थ्योरी में भी बताएंगे। तो इसका प्रॉफिट अलग आता है और इसका प्रॉफिट अलग आता है, तो उनको मैच करने के लिए हम लोग रिकंसाइल करते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में बीआरएस सिस्टम सीखा था, जिसका मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम, जिसमें आप लोग पासबुक और कैश बुक को रिकंसाइल करते हो। इसमें हम लोग कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैच करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, और जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं उनको लेकर हम, जिस तरह फॉर्मेट पहले बनता था ना, कि एक तरफ प्लस की आइटम्स आती है, एक तरफ माइनस की आइटम्स आती है, हम लोग बैलेंस या प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्ट शीट शुरू कर सकते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्लस आइटम्स होंगी वो यहाँ आएंगी, जो माइनस होंगी यहाँ पे आएंगी। करने के बाद आपके पास प्रॉफिट या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स निकलता है। उल्टा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल से शुरू किया और आप कॉस्ट शीट के प्रॉफिट तक जा रहे हो। आप देखोगे जो इसका प्रॉफिट दिया हुआ है और जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो आगे हम और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, तब तक आप इन तीनों को एक बार एक रिव्यू ले लो। क्या क्या था इसमें, मटेरियल्स, इसमें स्टॉक लेवल्स और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात की गई है। फॉर्मूले लिखने को मैंने आपको बोले हैं। सेकंड, लेबर की बात की है, ज्यादा मैंने इस पे प्रेफरेंस थ्योरी की दी है, प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जो मैंने रेशियोज बोली है, वेज पेमेंट प्लान्स बोले हैं, इनके फॉर्मूले लिख के रख लीजिए। कॉस्ट शीट में ज्यादा प्रैक्टिकली आता है, लेकिन थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर नोट लिखने को आ सकता है, या जितने भी प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है,
इनके जो कंपोनेंट्स हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इसमें, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखो इसके अलावा जो फोर्थ टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बजट के ऊपर। ठीक है, बजट भी एक या बजटरी कंट्रोल, कुछ भी आप इसको टॉपिक के नाम से जान सकते हैं। उसमें बजट में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश बजट और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। इसके ऊपर नोट भी आ सकता है थ्योरी में कि कैश बजट के ऊपर नोट लिखो। फ्लेक्सिबल एंड फिक्स बजट में डिफरेंस आ सकता है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल में डिफरेंस आ सकता है। इजीली आपको ये आपके 10 इयर्स में मिल जाएंगे। देखो कैश बजट का बेसिकली आपको फॉर्मेट याद रखना है कि इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से कुछ गिवन मंथ्स, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून के लिए बनाने के लिए आ सकता है। बेसिकली एक इसका ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। उसके बाद कुछ कैश रिसीट्स होते हैं, कैश रिसीट्स में सेल्स हो सकती है, कोई आपने असेट बेचा वो हो सकता है, किसी शेयर्स पे आपको कोई कॉल मनी आई है वो हो सकती है, वो सारी यहाँ पे आती है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको पहले मंथ का ही दिया होगा। इन दोनों का टोटल आप ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में आपके पास परचेजेस हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपने कोई एसेट खरीदा है वो हो सकता है। तो सारी पेमेंट्स को हम लिख लेंगे और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे बी से। यहाँ पे ए का टोटल कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी चीजें दी हुई हैं उसका टोटल कर लेंगे और ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। देखो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। उसी तरह से सेम चीजें यहाँ पे रिपीट होगी, इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सब मंथ्स का आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। कुछ ना कुछ गलती तो हो सकती है लेकिन आपके स्टेप्स के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला आपका बैलेंस बिल्कुल मैच हो करे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की बात। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स और उसके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस में लेबर, मटेरियल इस तरह से दिया हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, जैसे एट द रुपीज 10 है, एट द रेट 4 है, कुछ भी दिया हो सकता है पर यूनिट के हिसाब से। फिक्स कॉस्ट भी दी हो सकती है। तो आपको बोलेगा कि ना 8,000 यूनिट के लिए 6,000 यूनिट के लिए बजट बनाओ, तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचकर एक तरफ 8,000 एक तरफ 6,000 के लिए बजट बनाना है। इसमें 3 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, एक होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस तो सीधा सीधा पर यूनिट वाले ही होते हैं और फिक्स एक्सपेंस क्या होगा, सीधा ही दिया होगा, जैसे मान लो ये 50,000 दिया हुआ है, ये डायरेक्टली यहाँ पे सेम आ जाएंगे। फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आता, वो आउटपुट लेवल पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज लिख दोगे। वेरिएबल कॉस्ट इस पे डिपेंड करेगी कि पर यूनिट कॉस्ट कौन सी है। सिर्फ सेमी वेरिएबल कॉस्ट की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में चेंज करना पड़ता है, इनका टोटल करके दिखाना पड़ता है और हमारा क्वेश्चन वहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है, 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली जो कि मिलते जुलते हैं। एक है हमारा मशीन आर रेट, एक है हमारा मशीन आर रेट और एक है हमारा, देखो एक है हमारा मशीन आर रेट और दूसरा है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, दोनों टॉपिक सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। एक में मशीन से रिलेटेड सब कुछ होगा जो फैक्ट्री में सेटअप की जाती है और दूसरे में टैक्सी, बस, कार इससे रिलेटेड
हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मशीन आर रेट का और उसका फॉर्मेट देखो दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं पहले, स्टैंडिंग चार्जेस या फिर उसको कहते हैं फिक्स चार्जेस, और कुछ होते हैं हमारे वेरिएबल चार्जेस। यहाँ पे भी सेम स्टैंडिंग या जिसको फिक्स चार्जेस बोलते हैं, और कुछ हमारे होंगे वेरिएबल चार्जेस। आप देख रहे हो कि दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, यानी कि एक कोई भी एक प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। देखो मशीन के लिए फिक्स चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मशीन की इंश्योरेंस हो सकती है, ठीक है, मशीन की सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, मशीन के ऊपर कुछ भी ऐसा एक्सपेंस जिसको आपने दिया, जैसे रेंट हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें फिक्स चार्जेस है। लेकिन वेरिएबल में हमारे पास सिर्फ तीन चीजें आती हैं, वो होती है डेप्रिसिएशन, पावर, इसको पावर बोलते हैं, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आर एंड एम का मतलब क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे भी आपके पास स्टैंडिंग चार्जेस जो होंगे टैक्सी या बस से रिलेटेड, जैसे कि मान लो आपके पास ड्राइवर की सैलरी हो गई, कोई इंश्योरेंस अगर आपने करा रखी है वो चीजें हो गई, क्लीनर की सैलरी हो गई, जो कि आपको देनी ही पड़ती है, फिक्स रहते हैं। और वेरिएबल चार्जेस क्या होते हैं वेरिएबल चार्जेस, इसमें डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेम रहेगा, सिर्फ पावर, क्योंकि ये तो बिजली से चल रही है, जबकि ये डीजल या पेट्रोल या डीजल से चलेगी, तो इसका आपने ये खर्चा इसमें लिखना है, जो कि जितना वो चलेगी उतना ही पेट्रोल और डीजल, उतना ही रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और उतनी ही डिप्रिसिएशन होगी। दोनों को देखो मशीन आर रेट में ना हम क्या करते हैं, टोटल या तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है आपने ईयरली लेने हैं या मंथली लेने हैं या वीकली लेने हैं, जैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ऐसा नहीं कि एक मंथली ले रहे हो एक ईयरली ले रहे हो। ये निकालने के बाद आपको इसको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ मशीन आवर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, और ये पर मशीन के लिए आपको निकालने हैं। अगर क्वेश्चन में ज्यादा मशीनें दे रखी हैं तो आपको डिवाइड करके एक मशीन के लिए ऑब्टेन करना है पहले, फिर वो मशीन कितने नंबर ऑफ आवर्स चलती है, अगर ईयरली है तो ईयरली, मंथली कैलकुलेट करो तो मंथली, वीकली कैलकुलेट करो तो वीकली, उससे डिवाइड करके आपको पर आवर रेट यहाँ पे निकालना होता है, और टोटल में इन सबको जोड़ के हमारे पास आ जाता है मशीन आवर रेट। उसी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको ये सारे चार्जेस चेक करने हैं, और ये सारे चार्जेस चेक करने हैं, उसके बाद आपको नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर निकालने होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स है तो बुक तो आपके पास है ही, आप उसको ओपन कीजिए, इनका एक एक एग्जाम्पल स्टडी कीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, वो एक्सपेंसेस पुट करने हैं और नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन आवर से किया, यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके आपको पर किलोमीटर का रेट निकालना होता है। दोनों की अपनी अपनी यूजेस हो सकते हैं, जैसे ये मशीन एक घंटे में कितने एक्सपेंसेस इंकर करती है, ये टैक्सी या बस एक किलोमीटर में कितना खर्चा होता है, तो इनको टिकट का रेट डिसाइड करना पड़ सकता है, और इनको ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि भाई जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें मशीन एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं। हो सकता है ये आउटसोर्स, इनको कोई काम मिले कि तुम अपनी मशीन पे हमें इतने दिन का काम करके दे दो, तो अगर इनको मशीन आवर रेट पता होगा तो वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि 100 आवर्स का काम है तो हमें कितने चार्जेस लेने चाहिए अपना प्रॉफिट को साइड पे रखते हुए। तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक है, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। इनके ऊपर 15 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। थ्योरी कुछ खास नहीं होती, जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसी पर बेस्ड होती है। सेम मार्जिनल कॉस्टिंग में भी जो भी आप प्रैक्टिकल करते हो उसी पर बेस्ड होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं,
वो प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, ए बी सी जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं। कभी कभी आपको एबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट भी बनाने को आ सकता है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड कैसे? क्योंकि इसमें आपको कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस तरह के कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ये आसान कैलकुलेशन होती है। जैसे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके 10 ईयर में आपकी बुक्स ज्यादातर लोग या तो महेश्वरी मित्तल या एम.एन. अरोड़ा यूज करते हैं, उसमें से आप देख सकते हो। ज्यादा अगर आप नजर मारोगे, अगर आपके पास 10 ईयर है, कुछ 10 ईयर्स में क्या होता है, थ्योरी पार्ट अलग होता है, फर्स्ट थ्योरी दी होती है, फिर प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है। और कुछ बुक्स में, कुछ 10 ईयर में मिक्स होता है। तो आप देख लें, जो भी प्रैक्टिकल आपके पास, जो भी बुक आपके पास है, थोड़ा थोड़ा इसी से रिलेटेड थ्योरी भी पढ़े और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी पढ़े। देखो एक बारी नजर मारते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने देखे अभी तक। आपके सामने है टॉपिक के नाम। मटेरियल्स हमने देखा, उसके बाद हमने लेबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने कंबाइन करके यहाँ पे आपको बताया है। फिर आपके पास बजट है, जिसमें कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट है। उसके बाद आपको मशीन आर रेट और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स हैं। इसके बाद प्रोसेस और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप इनका करके रख लें, फॉर्मेट बना के रख लें, A4 साइज की ब्लैंक शीट जैसे कि फोटोकॉपी के लिए यूज होती है, उसी पे काम करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास टॉपिक जो आता है वो आ जाता है, दो अलग से टॉपिक आते हैं। वो है एक तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और आता है एक एब्जॉर्प्शन, या जिसको कहते हैं, सॉरी, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। पोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये दो टॉपिक को आप अभी साइड रख दें, इनको ना ही छेड़ें तो अच्छा है। आप बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल कर लें, बाकी सारे टॉपिक्स के। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप देख सकते हो 1 2 3 4, अगर इसको हम गिने, इन टॉपिक्स को गिने, तो ये 5th हो जाता है आपका, ये 5th टॉपिक, ये 6th टॉपिक। इसके बाद अगर हम चेक करें तो 7 8, तो 8 टॉपिक भी कर लें आप, बहुत है आपके लिए। 9 और 10 को हाल फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। आप ज्यादा 10 ईयर पे बहुत जोर दें, लास्ट के 3 इयर्स के पेपर को जरूर स्टडी करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर अपीयर हो रहा है, मेरा नाम अपीयर हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके उससे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी के क्वेश्चंस को और लिख के बताऊंगा कि कैसे आते हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे।